हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं सिमिलरिटीज। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है, ज्योमेट्री का टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है। सिमिलरिटी का मतलब ऐसी दो फिगर सिमिलर होंगी जिनकी शेप जो है सेम होनी चाहिए, बट साइज जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने मान के चला कि मेरे पास एक पिक्चर ताजमहल की है, यानी कि दो पिक्चर है मेरे पास ताजमहल की, बट दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों पिक्चर जो होंगी सिमिलर होंगी, क्योंकि ताजमहल का जो शेप होगा दोनों पिक्चर के अंदर एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, और हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास ऐसी दो पिक्चर हैं जिनकी जो साइज है वो अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसी है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उनको सिमिलर बोलेंगे। जैसे मैंने माना दो सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। तो ये दोनों सर्कल जो हैं क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के हैं लेकिन दोनों की देखने में जो शेप है वो एक जैसी है, तो जब शेप एक जैसी होगी तो हम दोनों पिक्चर्स को फिर क्या कहते हैं, सिमिलर पिक्चर कह सकते हैं। अब स्क्वायर ले सकते हैं, हमारे पास दो स्क्वायर हैं और दोनों ही स्क्वायर की साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान के फॉर एग्जांपल इसकी साइड 3 है और इसकी मैंने 5 दी, तो इसकी जो साइड का डिफरेंट डिफरेंट साइड हुआ, तो ये दोनों भी पिक्चर यानी कि स्क्वायर का जो क्या होंगे, ये भी आपके सिमिलर होंगे। कौन सिमिलर होंगे, स्क्वायर। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और सिमिलरिटीज का मतलब होता है समरूपता। समरूपता यानी कि समानता। और इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक होता है, वो होता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको कॉन्ग्रुएंस का मतलब बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि ऐसी दो फिगर जिनकी शेप और जो साइज है दोनों बिल्कुल सेम होंगे, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इन दोनों की शेप और साइज जैसे सेम होनी चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे मान के चलो आपके पास रेजर वाला ब्लेड है, तो आप किसी भी ब्लेड को मार्केट में से परचेज कर लो, किसी भी कंपनी का आप ले आओ, दोनों जो देखने में उनकी शेप और जो साइज होगा बिल्कुल सेम होने वाला है। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझा सकता हूं, जैसे एक ही पैकेट के बिस्कुट, मतलब एक पैकेट के बिस्कुट होने चाहिए, जैसे आपके पास 2020 हो जाए, पार्ले हो जाए, गुड डे हो जाए, उसके सारे बिस्कुट जो होंगे एक ही शेप के होंगे, एक ही साइज के होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। और कॉन्ग्रुएंट फिगर से ही हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल को समझते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, और जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको सिमिलरिटीज का मतलब बता दिया। सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है, जिनकी जो शेप होती है वो एक जैसी होती है और साइज क्या होता है उनका, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, शेप सेम और साइज आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट का मतलब आपका अलग अलग होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटीज की। तो देखो, अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, अगर वो सिमिलर हैं, तो हम उस किस कंडीशन में दो ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे, तो जब सिमिलर बोलेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने चाहिए और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है सेम होना चाहिए। मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। तो जो संगत कोण होंगे उनके बराबर होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब संगत भुजाएं, वो क्या होंगी, सेम रेशो का मतलब समान अनुपात में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास दो ट्रायंगल है, ये है आपका। एक ट्रायंगल आपके पास ये है और दूसरा ट्रायंगल ये हुआ आपका। तो पहले ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल को नाम देता हूं मैं पी क्यू आर। अब ई बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपकी पी क्यू है, और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्यू आर है, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी पी आर है। तो कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए दो। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी जो है पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड है का रेशो हो गया, और बी सी अपॉन क्यू आर। थर्ड, आपका ए सी अपॉन पी आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो हो गया सेम होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल ए जो इक्वल होगा आपका किसके, पी के इक्वल होगा। ठीक है, ए किसके इक्वल होगा, आपका पी के इक्वल होगा, और बी
ये जो बी एंगल है किसके इक्वल होगा आपका, ये क्यू के इक्वल होगा, और ये आपका सी एंगल है, तो सी एंगल आपका आर के इक्वल होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब मैं लिखूंगा कैसे, एंगल ए इक्वल हुआ एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हुआ एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हुआ एंगल आर के। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें समझना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो हम उनको लिखते कैसे हैं। तो जैसे मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, तो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर। तो जब हम लिखते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड का जो रेशियो है लिखने के लिए वो भी सेम होना चाहिए। जैसे मान के चलो यहाँ पर ए है, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी, तो ए इक्वल हुआ पी के, और बी के करस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, और सी के करस्पॉन्डिंग एंगल है आर के। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ए पॉइंट लिखता हूँ और यहाँ शुरुआत कर दूं क्यू से या आर से। क्यों, क्योंकि ए जो है क्यू और आर के नहीं है, पी के इक्वल है, तो इसलिए मुझे यहाँ शुरुआत भी पी ही एंगल से करनी पड़ेगी। ठीक है, एंगल ए पी के इक्वल, बी इक्वल क्यू के, सी इक्वल आर के। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशो, देखो पहली करस्पॉन्डिंग साइड आपकी ए बी है और यहाँ पर पी क्यू, तो अभी बताया ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो सेम है। दूसरा देखो बी सी है, फिर यहाँ पर क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एस लिया, हमने इस तरीके से लिख दिया क्यू आर पी, अब इसको समझो, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है क्या, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू नहीं है, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो ए पहले लिखा लेकिन यहाँ आपने लास्ट में लिख दिया। तो इस कंडीशन में हम कॉन्ग्रुएंसी को यानी कि सिमिलरिटीज को भी नहीं ऐसे लिख सकते। तो लिखने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड को एक ही उसी सेम पॉइंट पर लिखना पड़ेगा। तो यही होता है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मतलब जब दो ट्रायंगल अगर हमारे पास गिवन है, मतलब हम उन किस किस कंडीशन में बोल सकते हैं उसको हमें समझना है। तो अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में समझा, तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है वो सेम होता है। चलिए देखो, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी मतलब त्रिभुज की समानता के लिए मापदंड। अब क्या होते हैं, पहली है ट्रिपल एस एस। क्या है, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब होती है साइड साइड साइड। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम हो जाए तो उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप ट्रायंगल बोलेंगे। ये आपके पास एबीसी ट्रायंगल है, फिर से मैंने लिया, और ये आपका पी क्यू आर ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे, जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जैसे ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड मैंने पी क्यू लिया, और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर लिया, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर लिया, तो इस कंडीशन में हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे। अब इसके अंदर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल वाला पार्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम हो जाए तो उसके ऑटोमेटिकली एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रिपल ए या ए। इसको समझो, कहने का मतलब अगर किसी ट्रायंगल की तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल से इक्वल हो जाए तो भी उस ट्रायंगल के क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे यानी कि समरूप होंगे यानी कि समान होंगे। अब जैसे मान के चलो ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, पी के, और बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, तो ये आपका हो गया, और सी इक्वल होगा आर के। अब मैंने ए बी लिखा, क्यों लिखा, अब मैंने अभी आपको बताया तीनों एंगल अगर इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल तो भी वो सिमिलर होंगे। अब दो एंगल भी इक्वल हो जाए तब भी वो सिमिलर होंगे, क्यों होंगे उस बात को समझ। अब मान के चलो आपके पास दो ट्रायंगल हैं। अब पहला ये एंगल आपके पास 50 दिया हुआ है, कितना है ये आपका 50, और ये भी आपका 50 है, ये आपका गिवन है 70, और ये आपका भी 70 है। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं। अब आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल यानी कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 होता है। अगर दोनों एंगल आपके एक 50 हुआ एक 70 हुआ तो तीसरा एंगल जो आपका ऑटोमेटिक कितना होगा, वो आपका 60 हो जाए। ठीक है, तो ये जब 60 होगा तो ये भी आपका 60 होगा। तो कहने का मतलब दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और
तीनों एंगल इक्वल हो या दो एंगल इक्वल हो, तब भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है। अब है एस ए एस। एस ए एस क्या है कि कहने का मतलब ये लिखा है पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। साइड एंगल साइड ये प्रॉपर्टीज होती है। अब इसको कैसे समझेंगे, मान के चलो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, अभी दिया हुआ है कि ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है और बी इक्वल है ओनली क्यू के, और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड आपका क्यू आर, ये बस ये गिवन है। ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू और बी सी की करस्पॉन्डिंग क्यू आर का जो रेशो सेम है। अगर ऐसे गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और उसके बीच का एंगल होना चाहिए, देखो एंगल बीच में है तो एंगल बी इक्वल हुआ आपके क्यू, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर होंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इधर बी एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए आर के, तो क्या होगा, ये साइड के बीच में एंगल है इधर और इसकी साइड के बीच में एंगल ये है, और ये बी एंगल बीच में आ गया और ये बाहर आ गया, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। एंगल सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड के जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो सेम हो रहा है उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। क्या थे ये, कुछ कंडीशंस थी ट्रायंगल को सिमिलर करने की। अब हम कुछ और चीजें सीखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो एग्जाम में अप्लाई होती है। अप्लाई क्या होती हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा है, हाइट है, पेरीमीटर है, इन रेडियस है, सरकम रेडियस है, सेम रेशो होते हैं। इस पॉइंट को समझना क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल ए बी सी, तो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या बताया कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ए बी की देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो पहले आप ये लिख लो, सी ए इक्वल होगा आपके पी आर। अब उसके बाद होता है हाइट, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का भी रेशो सेम होगा। तो इसकी हाइट h1 मान लिया मैंने, इसकी हाइट h2 ले लिया, तो हाइट का भी रेशो क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब देखो आगे है पेरीमीटर, पेरीमीटर का भी रेशो सेम होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम, तो पेरीमीटर का रेशो, पेरीमीटर यानी कि P1 अपॉन P2। और इन रेडियस कहने का मतलब सर्कल के अंदर जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, इन रेडियस कहने का मतलब ये सर्कल आपने ड्रॉ किया और इसके अंदर वाली जो रेडियस होती है इसको हम इन रेडियस बोलते हैं, तो इसका रेडियस का भी जो रेशो होता है वो सेम होता है। अब सरकम रेडियस का मतलब ये बाहर पॉइंट से होके जाने वाले सर्कल, तो इसका भी क्या होता है, इक्वल होता है रेडियस का, सरकम रेडियस का रेशो। और ये क्या हुए, सारे पॉइंट आपके सिमिलर हो गए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा, उनकी हाइट का रेशो सेम होगा, पेरीमीटर का रेशो सेम होगा और रेडियस का रेशो सेम होगा, इन रेडियस सरकम रेडियस का भी रेशो सेम होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बचता है, पेरीमीटर तो आ गया, अब एरिया में क्या रिलेशन बनता है, भाई एरिया का भी रिलेशन हमें समझना जरूरी है। देखो एरिया का रिलेशन समझने के लिए थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, उसको समझते हैं क्या है। जैसे मान के चलो आपके पास दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल आपका ये हुआ, ये मैंने आपको बनाया, ये ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, फिर से वही, ये पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में एरिया, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। इनका रेशो हमें निकालना है तो पहले निकालते हैं। रेशो के एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर मैं इसका बेस ये लेता हूं तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, हाइट मैंने आपकी एम लिया पॉइंट, और इसकी हाइट ले लेते हैं पी एम, हाइट यानी कि यहाँ 90 डिग्री का ये एंगल आपके बनाएंगे। तो 1/2 बेस हुआ आपका बी सी और हाइट हुई आपकी ए एम। अब देखो दूसरे ट्रायंगल में इसका बेस अगर क्यू आर है तो इसका हाइट क्या होगा बताओ, इसकी हाइट होगी आपकी पी एम। अब 1/2 से 1/2 आप कैंसल आउट कर दोगे, यहाँ पर बचा ए एम और यहाँ बचा आपका पी एम। अब ए एम और पी एम क्या है, ये आपकी हाइट का रेशो है। अभी हमने पढ़ा लास्ट क्लास की लास्ट पॉइंट में कि जो हाइट का जो रेशो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो के सेम होता है, यानी कि बीसी की हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट H1 है और क्यू आर की H2।
तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि हम ए एम और पी एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो बी सी और क्यू आर इंटू पी एन की जगह हम लिख देंगे क्यू आर। इसका मतलब बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो। तो कहने का मतलब एरिया का जो रेशो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ये पॉइंट आपको समझने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये पॉइंट आप याद रख पाते हो तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ और सीखते हैं। सीखना क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम इसको बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम होती क्या है, थेल्स थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल क्या है आपके पास, ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में आपने क्या किया, बी सी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, बी सी के पैरेलल लाइन है आपकी डी ए। अब ये आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। जब पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ए बी और ए सी को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो जो ये डिवाइड करती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसी को हम थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। तो देखो सेम रेशियो डिवाइड का मतलब ए डी अपॉन बी डी का जो रेशो इक्वल होगा, ये बी डी है, इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के रेशो। ये आपकी थेल्स थ्योरम होता है। अब इसका जो प्रूफ होता है वो काफी बड़ा होता है। ये प्रूफ आप 10th क्लास की बुक से एनसीईआरटी से सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए हमें इसको याद करना और इस क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है। हमारे लिए ऑप्शंस गिवन होते हैं, हमारे से कभी भी कंपटीशन एग्जाम में इनका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, तो हम इसको प्रूफ नहीं देखेंगे। बस हमें चीजों को जो हमें लगेगा कि हाँ हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जिसका कहाँ लॉजिक है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीजों को हम सीख सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको बताया, ये क्या हुआ, बीपीटी थ्योरम हुई। तो बीपीटी थ्योरम क्या है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में एक साइड के कोई दूसरी साइड पैरेलल हो जाए, यानी कि बी सी पैरेलल हो जाए डी के, तो वो क्या करेंगे, जो अदर टू साइड होंगी वो सेम रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनने हैं। पहला ट्रायंगल है आपका ए डी ई और दूसरा है ए बी सी, ठीक है। देखो ये पहला ट्रायंगल हो गया आपका ए डी और ये वाला आपका ई, ये हुआ। और दूसरा ट्रायंगल हुआ पूरा ए बी सी, दो ट्रायंगल हुए। अब दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या होता है, ये कॉमन हो गया। क्या हुआ, ये एंगल कॉमन हुआ। अब आप बताओ, जब डीई पैरेलल है बीसी के तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब डी इक्वल हुआ बी के, ऐसे ही ई इक्वल हो गया सी के। तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। कौन से दोनों ट्रायंगल, ए डी ई, ये आपका ए डी ई, दूसरा ए बी सी, ए बी सी। तो एंगल ए दोनों में आपका कॉमन मैंने अभी बताया, और डी एंगल जो है आपका बी के एंगल के इक्वल होगा। और जब डी बी के इक्वल होगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ए डी की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है वो ए बी होता है, और ए की करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा वो आपका ए सी हुआ। तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा और डी इक्वल होगा किसके, बी सी के। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसको भी हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। हम लास्ट में क्वेश्चन सीखेंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसके पॉइंट सीख रहे हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन के अंदर जो सारी चीजों को अप्लाई करना सीख जाएं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। कैसे निकाला, हमने इसको सिमिलरिटी से यूज किया और उसके बाद हमने इन चीजों को बता दिया। चलो अब ये पहला आपका क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, पहला लिखा है मैंने, ट्रायंगल एबीसी है यहाँ पर और एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टू बीसी के। अब जो सेम क्वेश्चन है वही है जो अभी हम पीछे समझा रहे थे। वो बीसी जो इंटरसेक्ट करती है ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर, डी और ई पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती है और गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, तो हमें डी ई रेशो बी सी निकालना है। देखो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम के अंदर, मैं सीधा सीधा आपको 10 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो, लेकिन पहले अभी आपको समझना है। तो समझने के लिए, माइंड में चीजों को सेट करने के लिए आपको करना क्या है, पहले आप फिगर बना के चीजों को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने एक बार चीजें सेट हो गई तो फिर आपको एग्जाम में फिगर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे एबीसी आपका ट्रायंगल हो गया,
BC के पैरेलल गिवन है DE, ये आपका गिवन है। अब इसने बोला कि जो AB है वो 2AD है। अब हमने मान लिया AD अगर आपका 1 पार्ट हुआ तो AB कितना होगा, पूरा डबल हो गया, यानी कि 2 हो गया ये पूरा पार्ट। कितना हो गया आपका पार्ट, 2 हो गया। अब आप ये सोच सकते हो कि जो BD होगा ये भी तो 1 ही होगा ना। अब हमें क्या निकालना है, DE और BC का रेशो निकाल। तो DE और BC देखो, तो DE आपकी ये हो गई और ये BC हो गई। अब एक बात सोचो, दो ट्रायंगल हुए, यहाँ पर ADE हुआ, दूसरा ABC हुआ। अभी मैंने समझाया कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम। तो AD की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या होगी, AB हो गई, इक्वल होगा DE अपॉन BC के। ये कहाँ से आया, ये अभी मैंने आपको समझा, AD अपॉन AB इक्वल हुआ DE अपॉन BC के, ये वाला पॉइंट आपको मैंने समझाया था। ठीक है, अब देखो AD और AB, तो AD 1 हुआ, ये 2 हुआ, और DE आप ये आपका DE अपॉन BC। तो DE और BC का भी रेशो क्या हो जाएगा आपका, 1:2 हो जाएगा। अभी मैंने आपको इतना फिगर बना के समझाया, लेकिन आपको करना क्या है, आप ये देखो, यहाँ AB जो है डबल हो रही है AD जो है दूसरे ट्रायंगल की साइड है, और AB आपके दूसरे ट्रायंगल की साइड है। तो इसका मतलब AB अगर डबल हुई AD का, तो AD हाफ होगी। अब यहाँ देखो DE और BC रेशो पूछा, तो DE जो है छोटे ट्रायंगल की साइड होगी, देखो यहाँ पे D छोटे ट्रायंगल की साइड और BC जो है बड़े ट्रायंगल की साइड है। तो इसका मतलब इनकी जो साइड का भी रेशो होगा वो भी सेम होने वाला है। और रेशो सेम निकालने के लिए क्या होगा, ये 1 पार्ट लेंगे, और BC आपका डबल है तो ये 2 पार्ट हो जाएगा, 1:2। आप सीधा आंख बंद करके इसको लिख सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बस छोटा सा एक लॉजिक माइंड में सोचोगे, बस माइंड को यूज करना है। जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हो माइंड को यूज कीजिए, और आपका क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाए। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC है यहाँ पर, D और E आपके 2 पॉइंट हैं, AB और AC रेस्पेक्टिवली। अब DE पैरेलल है BC के, DE बाइसेक्ट करती है ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल एरियाज में। तो देखो समझो, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये एग्जाम के सारे आए हुए क्वेश्चन है। ये आपका ABC आपका एक ट्रायंगल हो गया, जब ट्रायंगल है आपने ये DE पैरेलल हुई BC के, ये गिवन है। अब 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल एरियाज का मतलब 2 भागों में बांट रही है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा पार्ट हमने मान लिया 2 है, तो ये भी आपका 1 पार्ट हुआ, और ये भी हमने इसको 1 पार्ट मान लिया। ठीक है, तो यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ से रेशो पूछा है आपका BD और AB। अब आप देखो BD ये है आपका, और AB आपका ये है, तो अब आपको इसको रेशो निकालना है। तो अब आप समझो कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बने आपकी ADE, और दूसरा ट्रायंगल बना आपका ABC। तो ट्रायंगल ADE का एरिया, पहले आप इनका रेशो निकालो, ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि करस्पॉन्डिंग हम इसकी AD लेते हैं और इसकी AB का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब AD और ABC, अब इसका रेशो क्या होगा, ये 1 है, और देखो ABC का एरिया पूरा 2 पार्ट हुआ, तो ये 2 हुआ, तो AD अपॉन AB हो गया। अब ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये आपका रूट में आ जाएगा। तो AD अपॉन AB का जो रेशो हुआ ये हुआ, तो इसका मतलब AD 1 पार्ट है। देखो AD ये आपका 1 पार्ट हुआ यहाँ तक, ये AD 1 पार्ट, और AB आपका √2, यानी कि ये AB आपका √2 पार्ट हुआ। अब और AB पूरी 2 √2 है और AD 1 है, तो आपका BD कितना बचेगा भाई, इसका बचेगा √2 - 1। तो आप इतना समझ सकते हो ये कितना, √2 - 1 बचा, कौन बचा, ये BD बचा। हमसे पूछा BD और AB का रेशो, तो BD आपका √2 - 1 हो गया, और AB देखो यहाँ पर क्या है, √2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका C ऑप्शन होगा। अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए चीजें। अगर आप फिगर भी बनाते हो, आप देख सकते हो ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये 1 पार्ट हो गया, यानी कि एरिया 2 हो गया, इसका स्क्वायर होगा तो ये √2 होगा, ये 1 होगा, ये आपको √2 - 1 कर सकते हो। ये इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका आपका क्लास का 3rd या 4th है, इसको समझते हैं क्या है। इफ इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है आपका ABC, और D and E आर टू साइड AB and AC।
डी और ई क्या है, साइड ए बी और ए सी पर ये दो पॉइंट हैं, सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, और ए डी अपॉन बी डी इक्वल है 3/5 के, तो ए सी की वैल्यू गिवन है और ए ई की वैल्यू निकालिए। देखो अभी तक मैंने आपको फिगर बना के क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे कितना लिखना है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करना कोशिश करूंगा। अब यहाँ देखो दो ट्रायंगल हो गए ए बी सी है, ए बी सी में आप क्या है, ए बी और ए सी से पैरेलल डी ई हो गया, और ए डी और बी डी का रेशो दिया है, ए सी पूछा है, तो आप देखो ए सी जो है पूरे ट्रायंगल की साइड हो गई, इसका मतलब ए डी और बी डी, तो आप देखो, और ए ई के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी होगी, ए ई के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी होगी, तो आप लिख सकते हो ए डी और ए बी। तो ए डी और ए बी देखो क्या निकालोगे, ए बी, ए डी प्लस बी डी का इक्वल होगा, यानी कि 3 × 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो ए डी आपका 3 और ए बी आपका 8 पार्ट हो गया। और किसके इक्वल होगा, देखो ए सी आपका 4 है, यानी कि ए बी इक्वल होगी ए सी की, ए सी आपका 4 यहाँ हो जाएगा, और आपको ए ई निकालनी है। आप समझो देखो 4 से कितना हो रहा है, ये डबल हो रहा है, या हम ये बोलें कि 8 से अगर मैं इधर जाता हूं तो ये हाफ हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो अब हमें ए ई निकालनी है, तो 3 से इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यानी कि हाफ करने का मतलब 3 का हाफ 1.5, तो ए ई की वैल्यू आपकी 1.5 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया किस तरीके से मैंने अप्रोच किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है, चलो मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ कैसे करना है। देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये क्या ट्रायंगल है आपके पास, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल गिवन है, और ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है डीई, और डीई पैरेलल हो गया बीसी के। अब गिवन है ए डी और बी डी, देखो ए डी ये हो गया 3 और बी डी आपका 5 हो गया, तो यही तो मैंने बोला कि जो ए बी होगा वो कितना होगा, 3 और +5 यानी कि 8 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, टोटल 8 हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो ये आपका 8 हुआ, मतलब 8 पार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर ए सी देखो कितना हुआ, ये आपका 4 हो गया। जब 4 हुआ, अब इधर देखो ए बी 8 है और ए सी इधर 4 है, कहने का मतलब ये 8 से 4 होने का मतलब ये हाफ हो गया। तो अब ए डी के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ए ही है, और ए ही आपसे पूछिए, तो जब ये 3 है तो ये भी इधर वाला हाफ होगा, यानी कि 3 का हाफ क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अप्रोच। अगर आपने फिगर बनाया तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा फिगर बना के सीधा सीधा आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही तरीके से अप्रोच करना सिखा दिया है, आप जिसको जैसे बेस्ट लगे उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है, एग्जाम के अंदर आपको कम से कम समय क्वेश्चन को सॉल्व करने में देना है, उससे पहले आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो घर पे बैठ के कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी है और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं, और एरिया पी क्यू आर एरिया ए बी सी इक्वल है, यानी कि रेशो 256/441, यानी कि 256/441। पी आर गिवन है, ए सी इक्वल पूछा है किसके। अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करने के लिए फिगर बनाओ, वैसे करो आप कर सकते हो। अब लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो गिवन क्या है कि एरिया पी क्यू अपॉन एरिया ए बी सी का जो स्क्वायर होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब ये देखो 256/441 लिखा है, तो 256 जो होता है ये आपका 16 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर हुआ। ये एरिया का जो रेशो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। अब देखो पहले पी क्यू गिवन है, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर पी आर है, पी आर गिवन है, तो आप यहाँ पी आर लिख लो, पी आर कितना है आपका 12 गिवन है, और ए सी आपसे पूछिए, तो देखो पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी ए सी है, तो ठीक है आप ए सी यहाँ नीचे लिख सकते हो। अब ये भी आपका स्क्वायर होता है, क्योंकि जो एरिया है, एरिया का स्क्वायर कर लिया हमने, और करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशो होता है उसका भी स्क्वायर हुआ। हमने स्क्वायर इसलिए निकाला क्योंकि इससे हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ए सी हमें वैल्यू निकालनी है, ए सी वैल्यू कैसे निकालोगे, अब देखो ए सी निकालने के लिए आपको करना क्या, 12 में 21 की मल्टीप्लाई और ये 16, तो ये 3 से आप 4 से कर लेते हैं, जब ये 4 से जाएगा आपका 3 और 4 से ये आपका 4। अब ये 21 इंटू 3 61, और 61 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, देखो 4 के टेबल में 15 वाट टाइम्स जाएगा। अगर 15 टाइम्स जाने का मतलब आपके पास दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गए, आपके पास दो ऑप्शन बचे, ये 7.5 है, ये 5 है, और अगर ये 4 से अगर जाना होता तो इसको 1 नहीं होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तब ये 0.5 जाएगा, लेकिन जाएगा कितने बार, ये 15.75 जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप 4 से इसको डिवाइड करोगे
तो देखो 4 से 1 आपका चला गया, 21 हुआ, ये आपका 15 हुआ, फिर आपका क्या बचेगा यहाँ पर 21 बचा। 1 से आपका कितने टाइम्स जाएगा, नहीं 63 हुआ, ये 63 हुआ है, तो ये 30 हुआ, 30 से आपका ये 7 जाएगा और ये आपका 5 जाएगा, 15.75 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का ये क्या हुआ आपका आंसर। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार यही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने आपको समझाया था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है वो पेरीमीटर के रेशो के इक्वल होता है, वही चीज यहाँ पर गिवन हुई है। क्या गिवन है कि दो समरूप त्रिभुज दे दिए जिनका परिमाप 30 से 20 सेंटीमीटर है, और पहले त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज की भुजा आपसे पूछी है। तो देखो पहले त्रिभुज का परिमाप का जो रेशो हुआ 30:20 हुआ, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि पहले की 9 हुई, तो हमसे दूसरे की पूछी है, तो दूसरे के हमें नहीं पता, हमें ये निकाल लिए। अब आप इसको समझो कैसे करना है। अब करने के लिए आप क्या करोगे, 9 × 20/30, ये आपका हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से आपका ये कितने बार जाएगा, आपका 3 बार, और 3 × 6 6 हो। और आपको करना ये भी नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, 0 से 0 का आप कैंसिल काट। यहाँ देखो 3 से कितने टाइम्स हुआ आपका, आपका हो गया सर 3 टाइम्स हुआ, तो इसका मतलब 2 से भी इसको भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा आपको 6 करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप आंसर निकाल लोगे, जो आपका बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं, ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और इसने गिवन क्या किया कि वर्टिकल एंगल्स जो हैं उसके इक्वल हैं, और उनका एरियाज का जो रेशो है 9:16 है, और रेशो पूछा है करस्पॉन्डिंग हाइट का। तो देखो जो करस्पॉन्डिंग हाइट हमने समझा अभी कि जो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट का जो रेशो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड जो भी होंगी, दो ट्रायंगल आप बना लो अगर आपको समझना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होने वाला है 3:4 होने वाला है। क्यों होने वाला है, अगर एरिया का जो रेशो गिवन है वो कितना है 9:16 गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा 3:4 होगा। और जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है वही ऊंचाई का भी रेशो यानी कि हाइट का भी रेशो होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर नहीं याद तो देखो आप, मैंने दिखा देता हूँ मैंने आपको कहाँ सिखाया था। ये सिखाया था, देखो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो ये है, और ये हाइट के रेशो के इक्वल हुआ। कहने का मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा वही हाइट का आपका रेशो होता है। तो हमने यहाँ से वही चीजें निकालने की कोशिश की है। ये रहा, तो क्षेत्रफल का रेशो दिया है तो हमने साइड का रेशो निकाल लिया। अब 9:16 होता है, और साइड का कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में होता है, तो इसलिए इनको स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर किसका होता है 3 का, और 16 4 का, तो इसका मतलब साइड का रेशो 3:4 हो गया। और ऊंचाई का निकालना है तो वही होगा जो साइड का रेशो होगा 3:4 होगा। अब ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखो समझ जाओ। ये हुआ 9/16 रेशो, एरिया का रेशो, और हमें साइड का रेशो निकालना है, तो ये मान लेते हैं साइड फर्स्ट होगी आपकी साइड टू, ये क्या होगा स्क्वायर होगा। अब आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये किसका स्क्वायर होगा 3/4 का होगा। और ये आप इस तरीके से इसको लिखोगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो साइड का जो रेशो होगा वो क्या हुआ 3:4 होता है, और जो साइड का रेशो होता है वही हाइट का रेशो होता है, तो इसलिए हाइट का भी जो रेशो होगा वही आपका 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मैंने किस तरीके से अप्रोच किया है। अब इसको देखो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी गिवन है, और फिर पी क्यू आर गिवन है। बी इक्वल है क्यू के, और सी इक्वल है आर के, ये एंगल है बेटा, ये एंगल इक्वल है बी इक्वल क्यू के, एंगल सी इक्वल आर के। एम क्या है, क्यू आर का मध्य बिंदु है। यदि ए बी पी क्यू 7:4 में है तो क्षेत्रफल का रेशो बताना है, ए बी सी है और यहाँ पी एम आर है। देखो दिए दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, लेकिन ए बी सी पहला दिया हुआ है, यहाँ पी क्यू आर नहीं दिया हुआ, तो पी एम आर दिया हुआ है। अब आप देखो दो त्रिभुज बनाओ, ये हो गया, ये आपका ए बी सी, और दूसरा है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखो अब गिवन क्या, बी जो ये है इक्वल है क्यू के, और सी इक्वल है आपका किसके आर के, ये इक्वल आर। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल में जो क्या होता है, एरिया का जो स्क्वायर का रेशो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। अब हमारे पास साइड का रेशो गिवन है, ए बी देखो 7 है, और पी क्यू आपका 4 गिवन है। ठीक है,
अब हमसे पूछा गया त्रिभुज ए बी सी पी एम आर, तो ये एम इसका क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट हमने बना लिया, ये एम। अब देखो मिड पॉइंट बनाने से क्या होता है कि जो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इनकी एरिया का रेशो निकालते हैं तो साइड का रेशो गिवन है, तो एरिया का रेशो क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7/4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 49/16। अब हमें क्या चाहिए, पी एम आर का, यहाँ पर चाहिए पी एम आर। तो पी एम आर का रेशो हम कैसे निकालेंगे, ये जो रेशो आया पी क्यू आर अपॉन ए बी सी का एरिया का रेशो आया, किसका आया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी और ये एरिया पी क्यू आर का, ये आया। तो इस ये आने का मतलब हमें किसका निकालना है, पी क्यू आर की जगह पी एम आर लेना है। एम आर का मतलब ये इसका हाफ हो गया, और हाफ करने के लिए इसको भी हाफ कर दो 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने का मतलब 49/8। ये आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में या किसी भी तरीके से या पूछ सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और आपको लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।